जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो बीपीएससी टीआरई 4 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम फेज 4 में लगभग 1 लाख बहाली आने वाला है, 1 लाख से अधिक ही। और बिहार स्टेट, इन परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से लाभकारी यह वीडियो आप जरूर देखिए, मित्रों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसका चैप्टर है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। इसमें पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन मिलाते जाइए और आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? ठीक है जी। तो शिक्षा दर्शन को शामिल नहीं किया जाएगा। शामिल किसको किया जाएगा? तो बाल कल्याण को, मनोविश्लेषण को और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? बालकों के स्वभाव को समझने के लिए। तो आइए, इसमें जो है बाल मनोविज्ञान, इसका अध्ययन आपके पास होगा तो आप जो है बालकों के स्वभाव को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का बाल मनोविज्ञान में जो है अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था, जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ठीक है जी। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, ठीक है जी, बाल मनोविज्ञान का जो है अध्ययन सर्वाधिक जो है मिडिल स्कूल के शिक्षक होते हैं उनके लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो देखिए, आप जो है इसके अंतर्गत बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होता है, ये बाल निर्देशन में सहायक होता है, और जो कि बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में भी उपयोगिता होती है इसकी। तो किसको नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं किसको? तो इसको, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। यह जो है शिक्षक के आर्थिक प्रगति में इसका कोई योगदान नहीं है, किसका? बाल मनोविज्ञान का। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको देखना है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है? चलिए, उसी का प्रश्न हो गया। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ऊपर पूछा था क्या नहीं रख सकते, और जो है इसमें क्या रख सकते हैं। तो आइए, इसमें जो है बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है आप केंद्र बिंदु में बालक के व्यक्तित्व को रखते हैं, बाकी ये सब इसके अंतर्गत नहीं रख सकते। ठीक है जी। तो आंसर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? ठीक है जी। बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो परिवार का प्रभाव पड़ता है, समाज का पड़ता है, और जो है विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो बाल अपराध की श्रेणी में आप किसको रख सकते हैं? तो इसमें जो है बाल अपराध की श्रेणी में किसको रखेंगे? तो चोरी करना, इसको रखेंगे। पढ़ने में अभिरुचि
होना ये इसका जो है बाल अपराध नहीं है। खेल कूद में मन लगना ये भी बाल अपराध नहीं है। ठीक है, तो चोरी करना जो है बाल अपराध में रखा जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है। ठीक है जी, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है। तो ये जो हो जाएगा प्रश्नावली। इसमें जो है बालक के व्यवहार के अध्ययन में आप जो है वास्तविक व्यवहार का इससे पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी, इससे पता लगाने के लिए आपको निरीक्षण विधि अपनाना पड़ेगा, प्रयोगात्मक विधि अपनाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए आप जो है किस व्यवहार विधि का जो है सहारा लेंगे। तो उपचारात्मक विधि। ठीक है जी, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो व्यक्तिक इतिहास विधि। ठीक है जी, इसमें जो है उपरोक्त सभी संबंधी से आप जो है बालक के मतलब विकास, देखिए बालक के व्यवहार के अध्ययन की जो है व्यक्तिक इतिहास विधि में जो है इसके लिए आप जानकारी माता पिता, भाई बहन और शिक्षकों से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यक्तिक इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिक इतिहास विधि में जो है पिछड़े बालक का जो है व्यक्तिगत अध्ययन कर सकते हैं, प्रगतिशील बालक का व्यक्तिगत अध्ययन कर सकते हैं, अपराधी बालक का भी व्यक्तिगत अध्ययन किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, देखिए बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक विधि के द्वारा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। ठीक है जी, कौन हो सकता है। तो पारिवारिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है बाल अपराध का कारण। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें अगला प्रश्न के रूप में, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। रुचि बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। जब वातावरण बालक के अनुकूल होगा, छात्र के अनुकूल होगा, तो छात्र पढ़ने में मन लगाएगा और स्कूल जाने में उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से बालक अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। बालक अपराध की श्रेणी में क्या रखेंगे। तो माता पिता की बात न मानना, ये भी बालक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये भी बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। आवारागर्दी करना, ये भी बाल अपराध की श्रेणी में है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। बालक अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। तो बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। बालक अपराधियों को सुधारने के लिए किसका सहायता लेनी चाहिए। तो मनोचिकित्सकों का। ठीक है जी, साइकोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं उनसे। ठीक है जी, देखिए बाल्य अवस्था में निम्नलिखित में से किसमें बालक की रुचि होती है। तो अपने नाम में रुचि होती है, उसका नाम रख के पुकारिएगा तो उसको अच्छा लगेगा। अपने वस्त्र में, उसका वस्त्र जो है पहनने में, तरह तरह के वस्त्र पहनने में अच्छा लगता है उसे। विद्यालय में जाने में उसे अच्छा लगता है यदि विद्यालय का वातावरण उसके अनुकूल हो तो। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चैप्टर का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है जी, इसमें पहला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है।
तो शैशवावस्था। ठीक है जी। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है केवल एक व्यक्ति का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण दक्षताओं के विकास में। ठीक है जी। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, शिक्षक जब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया रहेगा तो शिक्षण दक्षताओं में विकास, मतलब वो अपने क्लास में, वर्ग में अच्छा से पढ़ा सकेगा। देखिए, बुद्धि के इकाई सिद्धांत बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो स्टर्न एवं जॉनसन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या नहीं आता है? तो औद्योगिक अध्ययन ये नहीं आता है, जबकि बुद्धि मापन होता है, छात्र अनुशासन होता है, गिरते परीक्षण परिणाम भी होता है, लेकिन औद्योगिक अध्ययन नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो किस क्षेत्र में? तो अनुशासन स्थापन में, मूल्यांकन प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में, तो इन सभी में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कथन है, शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णतः सहमत। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। व्यक्तिगत आकलन के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत आकलन के लिए क्या क्या आवश्यक है जी? तो व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए। तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है जी, व्यक्तिगत आकलन के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था। ठीक है जी। मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? तो आत्मा का विज्ञान। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मनोविज्ञान विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। तो प्रयोगात्मक विधि। ठीक है जी। जबकि ज़्यादा जो है मनोवैज्ञानिक विधि जो है आपको समस्या का अध्ययन करने के लिए ज़्यादा उपयोगी है केस स्टडी विधि, परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो किसका? अभिवृत्तियों का, रुचियों का, अभिक्षमताओं का। ठीक है जी। तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। उपचारात्मक विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उपचारात्मक विधि का उपयोग पिछड़े बालकों को सुधारने में किया जाता है। ठीक है जी, उपचारात्मक विधि। अगला प्रश्न देख लीजिए। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किनको जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना का श्रेय। ठीक है जी। वर्तमान में मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, मनोविज्ञान अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है? तो अंतर्दर्शन विधि। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है तो किसके लिए? तो उपयुक्त सभी। तो क्या है? पाठ्यक्रम के सुधार में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में और शिक्षण विधियों की खोज में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पूछा गया है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। जेवी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया?
तो व्यवहारवादी। ठीक है जी, JB वाटसन याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? तो आपको जो है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विद्यार्थी की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने में, तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, क्या क्या है? तो किंडरगार्टन पद्धति, मोंटेसरी पद्धति और खेल पद्धति। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित ये सभी पद्धति है। ठीक है जी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी कहाँ पे? तो आपको जो है 1879 में जर्मनी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्किनर। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा कंटेंट अवधारणा था, प्रोडक्ट अवधारणा था और आर ऑपरेशन। ठीक है जी, तो ये सब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है, तो इसका बहुत कम, अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत कम होती है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस विधि में उद्दीपन उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो मनोभौतिकी विधि में। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी? तो मनोविश्लेषणवाद। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो वृद्धों में, मतलब अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ज़्यादा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, तो मनोविज्ञान की। ठीक है जी, साइकोलॉजी का एक शाखा है। देखिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन हैं? तो चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को माना गया है किनके द्वारा? तो पोम्पोनाजी द्वारा। ठीक है जी, पोम्पोनाजी द्वारा। देखिए प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि कौन सी होती है? तो अंतर्दर्शन विधि, ये बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य कौन कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य देखिए क्या है? तो पहला, बालक की शिक्षा में रुचि जागृत करना। दूसरा, बालकों को अभिप्रेरणा देना और बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ठीक है जी, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बतलाए हैं, तो 9 बताए हैं। 9 उद्देश्य केली साहब ने बताया है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो विज्ञान की जैसी और कला, साइंस और आर्ट से मिलती जुलती प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों कथन है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किनका है? तो मैकडूगल की। ठीक है जी, मैकडूगल की। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नेतृत्व देना है। ठीक है जी, अब देखिए अनुशासनहीन छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो विनम्र किंतु दृढ़। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित स्वरूप धारण किया कब? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है जी, शिक्षा के लिए उपयुक्त है सेमेस्टर पद्धति। ठीक है जी, सेमेस्टर पद्धति। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि है, तो आपको बहिर्दर्शन विधि है जो है व्यक्ति
व्यक्ति अध्ययन है, प्रयोगात्मक विधि है, तो ये सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो ये जो है महाभारत। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो विकास। ठीक है जी। मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? तो साक्षात्कार विधि। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? सर्वप्रथम किया गया था टाइडमैन ने, टाइडमैन के द्वारा। ठीक है जी। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, यह मानव व्यवहार। ठीक है जी। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? तो मानव व्यवहार। अगला प्रश्न देख लीजिए, समा समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो जे.ए. मुनरो। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्दर्शन के बिना बहिर्दर्शन असंभव है, तो यह कथन किनका है? यह कथन जो है सत्य है। ठीक है जी। अंतर्दर्शन के बिना बहिर्दर्शन असंभव है, यह कथन सत्य है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किनका कथन है? तो स्किनर साहब का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षक शिक्षा के मनोविज्ञान से नहीं जान सकता, आत्मा के विषय में। ठीक है जी। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जान सकता आत्मा के विषय में, जबकि शिक्षक भी शिक्षा मनोविज्ञान से क्या क्या जान सकते हैं? तो बालक के विषय में जानेंगे, स्वयं के विषय में जान सकते हैं, अनुशासनहीनता के विषय में जान सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, कथन किनका है? तो ये कथन है स्किनर साहब का। ठीक है जी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, तो स्किनर साहब का कथन है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या क्या है? तो बालकों के चरित्र निर्माण में है इसका उपयोगिता, अनुशासन में सहायता है, बाल व्यवहार का ज्ञान इसमें भी सहायक होता है, मनोविज्ञान की उपयोगिता है होती है इसमें। देखिए तो सही हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। स्किनर स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ कहाँ से? तो अरस्तु से। ठीक है जी। देखिए कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो कार्ल सी गैरिसन साहब ने लंबात्मक विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? तो मनोविज्ञान का ज्ञान। देखिए शिक्षक की सफलता का रहस्य मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। देखिए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है आवश्यक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मनिष्ठ विधि है, शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मनिष्ठ विधि है क्या? तो गाथा वर्णन, आत्मनिष्ठ विधि गाथा वर्णन विधि। ठीक है जी। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो व्यक्ति तथा समाज के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूर्व अनुभव पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि क्या है? तो पूर्व अनुभव और व्यवहार का लेखा तैयार करने के लिए इसके लिए उपयुक्त विधि क्या है? गाथा वर्णन विधि। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? तो वाटसन साहब के अनुसार जन्म से सभी बालक समान होते हैं। देखिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड इसके प्रतिपादन किए थे। देखिए अपराधी प्रवृत्ति अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि उपचारात्मक विधि है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन लॉक ने किया था। देखिए अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार से रिलेटेड प्रश्न देख लीजिए,
इसमें जो है खेल सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं, रचनात्मक काम सिखाते हैं, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं तो 14। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? तो 14 मैकडूगल के अनुसार। देखिए किस किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? तो यह जो है प्रत्यागमन का नियम कहता है कि प्रतिभाशाली माता पिता होंगे तो निम्न कोटि के संतान होते हैं। देखिए खेल होते हैं आत्म प्रेरित करने वाले, आनंददायक होते हैं, उद्देश्यहीन होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें ऑल ऑफ सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। किसने किसने सामान्य प्रवृत्तियों को सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति कहा है? तो ये डम्बिल साहब ने कहा। डम्बिल साहब। देखिए बालक के लिए खेल का महत्व क्या है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास खेल से हो सकता है। देखिए मूल प्रवृत्तियों का महत्व है, मूल प्रवृत्तियों का महत्व है। देखिए अब जो है शिक्षक छात्र के लिए मूल प्रवृत्तियों का महत्व क्या है शिक्षक छात्र के लिए? अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसके प्रतिपादन कौन किए थे? तो माल ब्रेंस। देखिए मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 मेल का और 23 फीमेल का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रोबेल साहब। ठीक है जी। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना। वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं होते, नहीं लगाए जाते, तो यह है डाल्टन पद्धति में। ठीक है जी, डाल्टन पद्धति में। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल खेल में ज्ञान खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति क्या है? तो मोंटेसरी पद्धति। ठीक है जी। संवेग का शाब्दिक अर्थ उत्तेजित दिशा। ठीक है जी। बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया था तो बीजमैन ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल प्रणाली का जन्मदाता कौन है? खेल प्रणाली का जन्मदाता फ्रोबेल। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्ल ग्रुस ने बालकोपयोगी खेलों को बांटा है तो 5 प्रकारों में। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, कथन किनका है? तो BN झा की। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, रेबर्न साहब का कथन है। खेल का सामान्य अर्थ क्या है? तो चित्त की उमंग, चित्त की उमंग। अगला प्रश्न देख लीजिए, अस्थाई भाव होते हैं, अस्थाई भाव जन्मजात से होते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन कौन किए थे? किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वातावरण वह बाहरी व्यक्ति है, वातावरण वह बाहरी व्यक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किनका है? तो रॉस साहब का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संवेग नहीं है तो भय भी संवेग है, क्रोध भी है और भूख भी है तो पलायन नहीं है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है इसमें देखिए, डाल्टन पद्धति का प्रतिपादक कौन थे? तो डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक थे आप मिस हेलेना पार्कहर्स्ट। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन किनका है? तो ये कथन जो है आपका वुडवर्थ की है, वुडवर्थ की। अगला प्रश्न देख लीजिए, मूल प्रवृत्तियां के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक मैकडूगल थे, मैकडूगल। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो किंडरगार्टन। ठीक है जी। निम्न में से बौद्धिक खेल नहीं है, बौद्धिक खेल क्या क्या नहीं है? तो आंख मिचौली, लेकिन शतरंज में बौद्धिक खेल है, चौपड़ में है, पहेलिया में है, ये बौद्धिक खेल है, लेकिन आंख मिचौली में बौद्धिक खेल नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
विकास की प्रक्रिया चलती है आपको जो है जीवन पर्यंत। ठीक है जी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्यों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? कथन किनका है? क्रो व क्रो की। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है। तो किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, मासिक स्राव का प्रारंभ होना, अब देखिए उरोजों का उभार होना, बगलों में पसीना आना, ये सभी किशोरियों के शारीरिक विकास के लक्षण हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था का काल बताइए। तो ये होती है जो 5 से 12 वर्ष तक को बाल्य अवस्था कहते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? तो फ्रोबेल ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो है प्रश्न है विकास दिशा। विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की दिशा में, सिर से पैर की दिशा में। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो विकास। ठीक है जी। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यकाल को, बाल्यावस्था को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। कथन किनका है? तो गुड एनफ की, गुड एनफ की। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है यौन शिक्षा देने वाले अध्यापकों में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ये सभी कौन कौन गुण? सच्चरित्रता होना चाहिए, यौनांगों का ज्ञान होना चाहिए, संवेगात्मक परिपक्वता होना चाहिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। बाल विकास का परिणाम है, बाल विकास का परिणाम क्या है? तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। अगला प्रश्न देख लीजिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं E.A. किर्क पैट्रिक ने। ठीक है जी। देखिए किशोरावस्था की शिक्षा में होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? तो यौन शिक्षा होना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा होना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए, ये सभी। अगला प्रश्न देख लीजिए। ऐसा शायद ही कोई खेल हो, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। विचार किनका है? तो स्ट्रैंग का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। किशोरावस्था का नया जन्म, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का दर्शन होते हैं। तो ये कथन है स्ट्रैंग की, स्ट्रैंग की। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। कथन है स्ट्रैंग का। अगला प्रश्न देख लीजिए। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो बालकों में पाई जाती है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है? तो विषम लिंगीय समूहों का बनना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? तो विकास का गति सिद्धांत। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है नैतिकता। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन्स। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है तो किशोरावस्था को। कोल ने बालकों के विकास की अवस्थाएं बताई है 12। अगला प्रश्न देख लीजिए। जीवन के किस काल को तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। देखिए मनोविज्ञानों के अनुसार चरित्र
है क्या? तो व्यक्तित्व, नैतिकता और स्वभाव, ये सभी चरित्र है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। बालक के विकास की अवस्थाओं के सही क्रम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है जी। पहले शैशव, बाल्य, उसके बाद किशोरा, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न देख लीजिए। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था कहा गया है? तो किशोरावस्था को। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है, तो यह समान। ठीक है जी। उत्तम चरित्र का लक्षण क्या है? तो आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता और अंतःकरण की शुद्धता। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये सभी ठीक है जी। किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? तो इसके लिए जो है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिक निर्देशन, ये सभी प्रकार के। ठीक है जी। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। कथन किनका है? तो स्टेनले हॉल की। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, तो किसका? ये समन्वय के। ठीक है जी। अच्छे चरित्र निर्माण करने वाले कारक नहीं है, तो भय है, भय नहीं है, जबकि संवेग है, मूल प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, कैसा? तो छात्र सक्रियता पर आधारित। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताया गया है, तो कोल व ब्रूस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। देखिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो खेल विधि, मांटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। ठीक है जी। ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो जो है आपको नैतिक विकास की क्षमता होना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का शोधन होना चाहिए, अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है समायोजन की है। ठीक है जी। समायोजन की। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बाल विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वंशानुक्रम पर, वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है जी। तो दोनों हो जाएगा। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो ईश्वर में पूर्ण विश्वास जो है विशेषता नहीं है, जबकि विशेषता क्या क्या है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, स्वतंत्रता की भावना होता है, स्वतंत्रता की भावना होती है, घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रता होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, कैसा? तो जो है मूर्त होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है जी। कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? तो किशोर लोग, बुजुर्ग लोगों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। ठीक है जी। सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बालकों में किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है 12 वर्ष की आयु से। ठीक है जी। देखिए, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो शैशवावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था, सभी के लिए है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सीखना, चैप्टर का नाम है सीखना। इसमें जो है आपको पहला प्रश्न है, कक्षा 7 के छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? तो नवाचार का प्रयोग। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी विशिष्ट विषय पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि से होता है? तो विचार गोष्ठी विधि से। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, मिलेगा आपको अवधान विचार की
किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया है, देखिए, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। कथन किनका है? तो रॉस साहब का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है अधिगम अधिगम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक। ठीक है जी, थार्नडाइक। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रेरणा होती है तो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। सीखने का सफल अनुभव जो है अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। कथन किनका है? तो फ्रेंडसन की। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। अगला प्रश्न देख लीजिए। अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है, ये प्रकृति। ठीक है जी। अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है क्या? तो प्रकृति। देखिए निम्न में प्रेरणा का स्रोत नहीं है, तो प्रेरक ये भी प्रेरणा का स्रोत नहीं है, चालक ये भी नहीं है, उद्दीपन ये भी नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस वैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था? तो स्किनर साहब ने। अवधान अवधान होता है क्या? तो ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, भावनात्मक होता है, तो सभी हो जाएगा आंसर। देखिए पुरस्कार है बाह्य प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है जी, बाह्य प्रेरणा मिलता है पुरस्कार से। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट वादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। तो आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देख लीजिए। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। कथन किनका है? तो वार्ड साहब का। सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया सरल से कठिन की तरफ। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। तो क्या? बुद्धि प्रभावित करती है, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए कोलहर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग किया। तो सुल्ताना नामक चिंपांजी का। अगला प्रश्न देख लीजिए। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। कथन किनका है? तो वुडवर्थ का। अगला प्रश्न देख लीजिए। 6 वनमानसों व केले का प्रयोग किया था। तो कोहलर ने। ठीक है जी। 6 वनमानसों और केले का प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। मैस्लो मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? तो 18। अगला प्रश्न देख लीजिए। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ जी का कथन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। बालकों के प्रयास की इच्छा सीमित रखिए, यह कथन किनका है? तो जेम्स का। ठीक है जी। थार्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, तो आत्मीकरण का नियम ये उनका नहीं है, जबकि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, संतोष का नियम, ये सभी उनका है। ठीक है। देखिए थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? तो 5। थार्नडाइक ने अधिगम के 5 नियम बताए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालिक ज्ञान है। ठीक है जी। यह कथन किनका है? तो गुड का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग हैं? तो 4। ठीक है जी। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो C.L. हॉल ने। ठीक है जी। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे पुरस्कार और दंड विधि। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत क्या है? तो थार्नडाइक का सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों
को प्रेरित करने की विधि क्या है? तो प्रतिस्पर्धा, आत्मगौरव और दंड, ये सभी है। ठीक है जी, ऑल। अगला प्रश्न देख लीजिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखा? थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखे थे ये हिलगार्ड ने। ठीक है जी। निम्न में अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो थार्नडाइक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है क्या? तो प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, उपरोक्त सभी। ठीक है। सीखने की प्रभावी विधि क्या है? तो स्वयं करके सीखिए, निरीक्षण द्वारा सीखिए, परीक्षण द्वारा सीखिए, ये सबसे प्रभावी विधियां हैं। ठीक है जी, सभी हो जाएगा। चिन्हों द्वारा सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो टॉलमैन थे, चिन्हों के द्वारा। ठीक है जी। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, ये पुस्तक किसने लिखा? तो सी.एल. हल ने। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर सी.एल. हल द्वारा लिखा गया है। अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है क्रियाशीलता को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है? तो गिलफोर्ड का। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? तो आंतरिक उत्तेजना। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर चैप्टर है, बुद्धि और व्यक्तित्व विकास। देखिए, बुद्धि बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है जी? ये बुद्धिलब्धि मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग करिए और 100 से गुणा करिए। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किनका है? वुड्रो विल्सन का। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, वुड्रो विल्सन साहब का कथन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए उपयोगी किया जाता है। शिक्षक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तो निदानात्मक परीक्षण। ठीक है जी। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया जाता है, बिनेस साइमन ने दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतिरिक्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध है इदम से। ठीक है जी। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है, तो बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता जो है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। मतलब समस्याग्रस्त बालकों के सुधार में, सर्वोत्तम बालकों के चुनाव में और भावी सफलता के ज्ञान में। ठीक है जी। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन किनका है? तो वुडवर्थ की। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भूल भुलैया टेस्ट है वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर IQ। देखिए, बीने के अनुसार बुद्धि में निहित क्या होती है? तो आविष्कार, ज्ञान और निर्देश व आलोचना, ये सभी होती है। ठीक है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थार्नडाइक ने। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, बिन्ने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? तो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए। व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है, समाजमिति, जबकि है रोर्सा टेस्ट, TNT है, मनोभिनय है। ठीक है जी, ये नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? तो दार्शनिक, जबकि मूर्त बुद्धि का उदाहरण है इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, ये नहीं है। ठीक है जी, डी नहीं है। निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, तो क्रियात्मक परीक्षण है आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, वेस्लर वैल्यू टेस्ट, ये सभी है क्रियात्मक परीक्षण, लेकिन आर्मी अल्फा परीक्षण ये क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? तो बर्ट और बर्नन।
देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया फ्रायड ने, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है, तो ये व्यवसायी। अमूर्त बुद्धि के अच्छा उदाहरण क्या है? चित्रकार है, कवि है, साहित्यकार है, जबकि व्यवसायी नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण का, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादक आपको स्पीयरमैन है, ठीक है जी। गिलफर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो संक्रिया उत्पाद सिद्धांत दिया, त्रिआयामी सिद्धांत दिया, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत दिया, उपरोक्त सभी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रमापीकृत प्रमापीकृत परीक्षण है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो बिन्ने ने, ठीक है जी। मानसिक आयु के प्रत्यय दिए थे बिन्ने। व्यक्तित्व अध्ययन की विसंगत विधि है हस्तरेखा विधि, हस्तरेखा अध्ययन, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षण निर्मित परीक्षण होते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है बिन्ने को, बिन्ने को, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो मानसिक बुद्धि ये बुद्धि का प्रकार नहीं है, जबकि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये सभी बुद्धि के प्रकार हैं, जबकि मानसिक बुद्धि ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है, सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110। अगला प्रश्न देख लीजिए, गैरिट के अनुसार बुद्धि होती है मूर्त भी होती है, अमूर्त भी होती है, सामाजिक भी होती है, ठीक है जी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है क्या? तो दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है जी, सी नंबर सही है। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया? तो 9 खंडों में कैली ने, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है, कथन किनका है? तो एलिस का। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने, द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि का। देखिए स्टैनफोर्ड बिन्ने स्केल बुद्धि परीक्षण के कितने वर्ष के बालकों के लिए दिए? तो 2 से 14 वर्ष। स्टैनफोर्ड बिन्ने स्केल बुद्धि परीक्षण 2 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए, आप जरूर टीचर बनेंगे।